नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने सेकंड और थर्ड चैप्टर डिस्कस किए थे। इस वीडियो में हम फोर्थ चैप्टर पढ़ते हैं। पोइट्री इन जनरल सीम्स टू हैव स्प्रंग फ्रॉम टू कॉजेज, ईच ऑफ देम लाइंग डीप इन आवर नेचर। पोइट्री इन जनरल सीम्स टू हैव स्प्रंग फ्रॉम टू कॉजेज। अरिस्टोटल का कहना है कि पोइट्री की उत्पत्ति, कविता की उत्पत्ति दो कारणों से हुई है। दो स्रोत हैं कविता की उत्पत्ति के। ईच ऑफ देम लाइंग डीप इन आवर नेचर, और उनमें से प्रत्येक, उन दोनों स्रोतों में से प्रत्येक हमारी ही प्रकृति में छिपा हुआ है, यानी मनुष्य की स्वयं की प्रकृति में छिपा हुआ है। दोनों ही स्रोत मनुष्य के अंदर ही छिपे हुए हैं। फर्स्ट, द इंस्टिंक्ट ऑफ इमिटेशन इज इम्प्लांटेड इन मैन फ्रॉम चाइल्डहुड। पहला स्रोत कविता की उत्पत्ति का क्या है? फर्स्ट, द इंस्टिंक्ट ऑफ इमिटेशन। इमिटेशन की इंस्टिंक्ट होती हैं वो आदतें जो मनुष्य लेकर पैदा होता है, नैसर्गिक आदतें। इंस्टिंक्ट ऑफ इमिटेशन यानी इमिटेशन की जो आदत है वो मनुष्य में प्रारंभ से ही होती है, जन्म से ही होती है। One difference between him and other animals being that he is the most imitative of living creatures. One difference between him and other animals. मनुष्य के और दूसरे जानवरों के बीच में जो एक मुख्य अंतर है वो ये है कि he is the most imitative of living creatures. He means मनुष्य सभी जीवित प्राणियों में सबसे ज़्यादा इमिटेटिव है, सबसे ज़्यादा अच्छी इमिटेशन कर सकता है, नकल कर सकता है। एंड थ्रू इमिटेशन लर्न्स हिज अर्लीस्ट लेसन, और इमिटेशन के द्वारा ही, नकल के द्वारा ही वो अपने प्रारंभिक सबक सीखता है। यानी आप लोगों ने जो भी सीखा है आज तक, बोलना सीखा, चलना सीखा, कोई भी काम करना सीखा, तो वो कैसे सीखा? इमिटेशन के द्वारा। आप जो भाषा बोलते हैं उसको मातृभाषा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो आपने अपनी माँ की नकल करके सीखी। आपकी माँ जो भाषा बोलती है वही भाषा बच्चा खुद सीख जाता है, क्योंकि बच्चा इमिटेटिव होता है, और उस भाषा को हम मातृभाषा बोलते हैं। एंड नो लेस यूनिवर्सल इज द प्लेजर फेल्ट इन थिंग्स इमिटेटेड। और जो चीज़ें हम इमिटेट करते हैं उसमें आने वाला आनंद भी सार्वभौमिक होता है, यूनिवर्सल होता है। यानी हर व्यक्ति को, हर बच्चे को इमिटेट करने में आनंद आता है। आप कभी अपने परिवार में, अपने घर में छोटे बच्चे को ऑब्जर्व कीजिए, वो आपकी हर चीज़ की नकल करेगा और बड़ा खुश होकर करता है क्योंकि उसको इमिटेट करने में आनंद मिलता है। We have evidence of this in the facts of experience. We have evidence of this. हमें इसके सबूत मिलते हैं, इसके प्रमाण मिलते हैं। In the facts of experience, अपने अनुभव में, अपने अनुभव से हमें जो तथ्य प्राप्त होते हैं उसमें हमें इस चीज़ के प्रमाण मिलते हैं। Objects which in themselves we view with pain, we delight to contemplate when reproduced with minute fidelity. Objects which in themselves we view with pain. कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं, कुछ ऐसी वस्तुएं हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो हमें वास्तविक जीवन में देखने में पेनफुल होती हैं, दुखदाई होती हैं, पीड़ादायक होती हैं। वी डिलाइट टू कंटेम्पलेट, लेकिन उन्हें देखकर हम डिलाइट, आनंद प्राप्त करते हैं। व्हेन रिप्रोड्यूस्ड विद माइन्यूट फिडेलिटी, जब उनको रिप्रोड्यूस माने प्रस्तुत किया जाता है हमारे समक्ष, जब उनको माइन्यूट फिडेलिटी मीन्स एकदम सही तरीके से, एकदम ईमानदारी से, एकदम सत्य रूप में
जब हमें हमारे सामने उन्हें प्रस्तुत किया जाता है तो उन्हें देखकर हमें आनंद की अनुभूति होती है, जबकि वास्तविक जीवन में उन्हें देखकर हमें पीड़ा होती है। और वो चीज़ें क्या हैं, उसने उदाहरण दिए हैं अरिस्टोटल ने, सच एज द फॉर्म्स ऑफ मोस्ट इग्नोबल एनिमल्स एंड ऑफ डेड बॉडीज। मोस्ट इग्नोबल एनिमल्स यानी अगली एनिमल्स, बदसूरत जानवर। कुछ बहुत बदसूरत जानवर होते हैं जिन्हें हम रियल लाइफ में देखें, वास्तविक जीवन में देखें तो हमें अच्छे नहीं लगते। या फिर डेड बॉडीज, मृत शरीरों का जो दृश्य होता है वो किसी भी तरीके से हमें वास्तविक जीवन में पीड़ादायक ही लगता है, आनंददायी नहीं होता। लेकिन हम उन दृश्यों को थिएटर में या फिल्मों में आराम से देखते हैं और उनका लुत्फ उठाते हैं, उनका आनंद लेते हैं। The cause of this again is that to learn gives the liveliest pleasure. इसका कारण क्या है, इसकी वजह क्या है, अरिस्टोटल बताता है द कॉज ऑफ दिस अगेन इज, इसका कारण यह है दैट टू लर्न गिव्स द लाइवलीएस्ट प्लेजर, कि सीखने से मनुष्य को बहुत आनंद मिलता है। नॉट ओनली टू फिलोसोफर्स बट टू मैन इन जनरल, ना केवल दार्शनिकों को बल्कि सामान्य मनुष्य को भी सीखने में बहुत आनंद आता है। जब भी वो कुछ नया सीखता है तो उसे बहुत आनंद मिलता है, आनंद की अनुभूति होती है। Whose capacity, however, of learning is more limited, जिनकी कैपेसिटी, जिनकी क्षमता, किनकी क्षमता, मेन इन जनरल, सामान्य मनुष्यों की क्षमता, however, किंतु ऑफ लर्निंग, सीखने की क्षमता इज मोर लिमिटेड, ज़्यादा लिमिटेड होती है, सीमित होती है। यानी कि सामान्य मनुष्य की सीखने की क्षमता दार्शनिकों की सीखने की क्षमता से कम होती है, सीमित होती है। Thus the reason why men enjoy seeing a likeness is that in contemplating it they find themselves learning or inferring and saying perhaps, ah, that is he. Thus the reason why men enjoy, यानी जो कारण है इसका कि मनुष्यों को आनंद आता है, सीइंग अ लाइकनेस, प्रस्तुतिकरण को देखने में, लाइकनेस मतलब जैसा वास्तविक जीवन में है उसकी नकल को देखने में आनंद आता है। उसकी वजह यह है दैट इन कंटेम्पलेटिंग इट, कि उसको देखते हुए, उसको ऑब्जर्व करते हुए, दे फाइंड देमसेल्व्स लर्निंग, उनको लगता है कि वो कुछ सीख रहे हैं, और इन्फरिंग एंड सेइंग परहैप्स, आह दैट इज ही। और जब वो उस प्रस्तुतिकरण को देख रहे होते हैं और प्रस्तुतिकरण उनकी उम्मीदों के मुताबिक होता है तो वो कहते हैं, आह दैट इज ही, हाँ यही तो है, ऐसा ही तो होना चाहिए। फॉर इफ यू हैपन नॉट टू हैव सीन द ओरिजिनल, फॉर क्योंकि, इफ यू हैपन नॉट टू हैव सीन द ओरिजिनल, अगर आपने वास्तविक को नहीं देखा है, ओरिजिनल चीज को नहीं देखा है, द प्लेजर विल बी ड्यू नॉट टू द इमिटेशन एज सच, यानी आपने वास्तविक चीज़ को नहीं देखा है। अब मैं आपको एग्जांपल दूं कि मान लीजिए आपने वास्तविक ताजमहल नहीं देखा है और जब आप उसकी तस्वीर देखते हैं तो आपको जो आनंद आता है वो आनंद, द प्लेजर विल बी ड्यू नॉट टू द इमिटेशन एज सच, तो वो उसकी इमिटेशन का आनंद नहीं है क्योंकि आपने तो ओरिजिनल ताजमहल देखा ही नहीं है। जो आप तस्वीर देख रहे हैं उसमें आप इमिटेशन नहीं देखेंगे, आप क्या देखेंगे, बट टू द एग्जीक्यूशन, द कलरिंग और सम सच अदर कॉज। एग्जीक्यूशन होता है परफॉर्मेंस, प्रस्तुतिकरण, कलरिंग मतलब वो किस तरीके से चित्रित किया है या कोई और कारण। यानी यदि आपने ओरिजिनल देखा है तो आप उसकी इमिटेशन को भी एंजॉय करेंगे, उसका भी आनंद लेंगे, और यदि आपने ओरिजिनल नहीं देखा है तो आप उसकी परफॉर्मेंस और उसके
प्रस्तुतिकरण का आनंद लेंगे। उसके कलरिंग माने चित्रित करना, किस तरीके से उसको चित्रित किया गया है, प्रस्तुत किया गया है, आप उसका आनंद लेंगे। इमिटेशन देन इज वन इंस्टिंक्ट ऑफ आवर नेचर। अभी पहले सेंटेंस में उसने बताया था कि पोइट्री की उत्पत्ति के दो कारण हैं, कविता की उत्पत्ति के दो कारण हैं, तो और दोनों ही हमारे अंदर निहित हैं। अब पहला कारण उसने बताया द फर्स्ट द इंस्टिंक्ट ऑफ इमिटेशन। तो पोइट्री की उत्पत्ति के पीछे, कविता की उत्पत्ति के पीछे जो दो कारण हैं उनमें से पहला उसने बताया द इंस्टिंक्ट ऑफ इमिटेशन, और वो इसमें उसने एक्सप्लेन भी किया। अब वो दूसरा कारण बता रहा है। दूसरा कारण क्या है, दूसरा स्रोत क्या है कविता की उत्पत्ति का? दूसरा है नेक्स्ट देयर इज द इंस्टिंक्ट फॉर हार्मनी एंड रिदम, मीटर्स बीइंग मैनिफेस्टली सेक्शंस ऑफ रिदम। दूसरा कारण है इंस्टिंक्ट फॉर हार्मनी। हमारी आदत, इंस्टिंक्ट माने एक लाइकिंग है, हमारी आदत है, हम पसंद करते हैं, पैदाइशी ये आदत हम लेकर पैदा होते हैं कि हमें हार्मनी पसंद है, हमें लयबद्धता पसंद है, रिदम, रिदम ताल होती है, ताल हमें पसंद है, मीटर हमें पसंद है। और आपने देखा होगा कि जब छोटा बच्चा रोता है तो माँ उसको लोरी गाकर सुलाती है। उस छोटे बच्चे को लोरी की भाषा समझ में नहीं आती है, वो लोरी किसी भी भाषा में हो, लेकिन हर भाषा में गाई गई लोरी को सुनकर बच्चे को सुकून मिलता है और वो सो जाता है। बच्चे को भाषा समझ में नहीं आती है, उसको क्या समझ में आता है? हारमनी, क्योंकि जो माँ लोरी गा रही होती है उसमें एक हारमनी होती है, उसमें एक लय होती है, उसमें एक रिदम होती है, ताल होती है, मीटर होता है। Persons therefore starting with this natural gift developed by degrees their special aptitudes till their rude improvisations gave birth to poetry. Persons therefore starting with this natural gift, व्यक्तियों ने प्राचीन काल में अपने इन प्राकृतिक गिफ्ट, उपहारों से शुरुआत की। यानी ये तो प्रकृति के दिए हुए उपहार हैं ना, दोनों ही चीज़ें, हमारी इंस्टिंक्ट ऑफ इमिटेशन और हमारी इंस्टिंक्ट फॉर हार्मनी। तो ये दोनों तो हमें नेचुरल गिफ्ट मिले हुए हैं, प्रकृति से मिले हुए उपहार हैं, इनको हम लेकर पैदा हुए हैं। Persons therefore starting with this natural gift डेवलप्ड बाय डिग्रीज, इन प्राकृतिक उपहारों को कुछ व्यक्तियों ने डेवलप किया, विकसित किया, बाय डिग्रीज धीरे धीरे, ग्रेजुअली धीरे धीरे, डेवलप्ड बाय डिग्रीज देयर स्पेशल एप्टीट्यूड्स, स्पेशल एप्टीट्यूड विशेष कौशल, एप्टीट्यूड किसी के अंदर टीचर बनने की क्षमता होती है, किसी के अंदर इंजीनियर बनने की क्षमता होती है, तो वो एप्टीट्यूड कहलाता है। आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होता है ना, आप कोई भी कंपटीशन देते हैं तो उसमें एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। तो ये स्पेशल एप्टीट्यूड यानी हार्मनी और इमिटेशन, ये दो तो नेचुरल गिफ्ट हैं हमको मिले हुए। इसके अलावा कुछ लोगों में स्पेशल एप्टीट्यूड होता है, विशेष क्षमता होती है, उसको उन्होंने विकसित किया। Till their rude improvisations gave birth to poetry, और वो उस वक्त तक उन्होंने विकसित किया जब तक कि उनके जो र्यूड इम्प्रोवाइजेशन, र्यूड होता है अनसफिस्टिकेटेड, यानी जहाँ कोई किसी चीज़ की ट्रेनिंग ना दी गई हो, किसी चीज़ को पढ़ा नहीं गया हो। वैसे तो अभद्र होता है र्यूड का मतलब, लेकिन यहाँ मीन्स अनसफिस्टिकेटेड, अनट्रेन्ड। तो र्यूड और इम्प्रोवाइजेशन कोई भी वो चीज़ जो आप बिना तैयारी के, बिना प्रिपरेशन के प्रस्तुत करते हैं, वो इम्प्रोवाइजेशन होता है। आपने किसी भी तैयारी के बिना कोई कविता सुना दी, कोई गीत गा दिया, कोई नृत्य करके दिखा दिया, तो वो आपका इम्प्रोवाइजेशन होता है। तो जब व्यक्तियों के इम्प्रोवाइजेशन ने किसको जन्म दिया? पोइट्री को, कविता को जन्म दिया।
पोइट्री नाउ डाइवर्स्ड इन 2 डायरेक्शंस। अब कविता तो उनकी इम्प्रोवाइजेशन से पैदा हो गई, क्योंकि 2 नेचुरल गिफ्ट हर व्यक्ति के पास हैं और कविता का जन्म हुआ। कविता पैदा होने के बाद वो 2 भागों में बट गई। पोइट्री नाउ डाइवर्स्ड इन 2 डायरेक्शंस, 2 दिशाओं में बट गई, 2 भागों में बट गई। अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल कैरेक्टर ऑफ द राइटर्स, लेखकों के व्यक्तिगत चरित्र के आधार पर। अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल कैरेक्टर ऑफ द राइटर्स, लेखकों के व्यक्तिगत चरित्र के आधार पर। द ग्रेवर स्पिरिट्स इमिटेटेड नोबल एक्शंस। द ग्रेवर स्पिरिट्स जो गंभीर प्रकृति के लेखक थे, जो गंभीर प्रकृति के कवि थे, उन्होंने क्या किया? इमिटेटेड नोबल एक्शंस। उन्होंने अपनी कविताओं में श्रेष्ठ चीज़ों को इमिटेट किया, श्रेष्ठ चीज़ों के बारे में लिखा, श्रेष्ठ कार्यों के बारे में लिखा। एंड द एक्शंस ऑफ गुड मैन, और अच्छे व्यक्तियों के, महान व्यक्तियों के कार्यों के बारे में लिखा। द मोर ट्रिवियल सॉर्ट इमिटेटेड द एक्शंस ऑफ मीनर पर्सन्स। लेकिन जो तुच्छ प्रकृति के लोग थे, ट्रिवियल मीन्स तुच्छ, द मोर ट्रिवियल सॉर्ट, तुच्छ प्रकृति के जो कवि थे, उन्होंने क्या किया? इमिटेटेड एक्शंस ऑफ मीनर पर्सन्स। उन्होंने तुच्छ व्यक्तियों के कार्यों का वर्णन किया अपनी कविताओं में। एट फर्स्ट कंपोजिंग सैटायर्स, तो प्रारंभ में उन्होंने क्या लिखा? सैटायर्स माने व्यंग, एक दूसरे पर व्यंग कसे। As the former did hymns to the gods and the praises of famous men। जैसे कि फॉर्मर माने पहले वाले, और पहले वाले कौन से हैं? द ग्रेवर स्पिरिट्स, गंभीर प्रकृति के कवि। तो जो फॉर्मर यानी गंभीर प्रकृति के जो कवि थे, उन्होंने क्या लिखा? हिम्स, हिम्स माने भजन, टू द गॉड्स, देवी देवताओं के लिए, एंड द प्रेजेस ऑफ फेमस मैन, और महान व्यक्तियों या प्रसिद्ध व्यक्तियों की तारीफ में कविताएं लिखी, या ईश्वर की उपासना के लिए भजन लिखे। जबकि जो तुच्छ प्रकृति के कवि थे, उन्होंने व्यंग लिखे। A poem of the satirical kind cannot indeed be put down to any author earlier than Homer। सटारिकल प्रकार की कविता यानी एक व्यंगात्मक कविता होमर से पहले किसी भी लेखक के नाम नहीं बताई जा सकती। यानी हम होमर से पहले जो कविताएं हैं, कविताएं तो हैं, कवि भी हुए हैं होमर से पहले, लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि कौन सी कविता किस कवि ने लिखी है। दो मैनी सच राइटर्स प्रोबेबली देयर वर, यद्यपि होमर से पहले ऐसे बहुत सारे लेखक, बहुत सारे कवि हुए हैं। बट फ्रॉम होमर ऑनवर्ड इंस्टेंसेस कैन बी साइटेड। लेकिन होमर के बाद इंस्टेंसेस माने एग्जाम्पल्स, उदाहरण, कैन बी साइटेड दिए जा सकते हैं। होमर के बाद उदाहरण दिए जा सकते हैं। हिज ओन मार्जाइट्स फॉर एग्जाम्पल एंड अदर सिमिलर कंपोजिशंस, उसकी खुद की एक रचना है जिसका नाम मार्जाइट्स है, और ऐसी ही कुछ और रचनाएं उदाहरण स्वरूप हम बता सकते हैं। द एप्रोप्रिएट मीटर वॉज ऑल्सो हियर इंट्रोड्यूस्ड, और यहीं होमर की इन कविताओं के साथ ही एप्रोप्रिएट मीन्स उपयुक्त, मीटर भी इंट्रोड्यूस किया गया, प्रारंभ किया गया, चुना गया, चयन किया गया। Hence the measure is still called the iambic or lampooning measure, और उस मेजर को, उस मीटर को क्या कहते हैं? आयम्बिक या लैम्पूनिंग मेजर। लैम्पूनिंग मेजर यानी व्यंगात्मक कविता लिखने वाला मीटर, व्यंगात्मक कविताओं में यूज होने वाला मीटर। Being that in which people lampooned one another, उसको लैम्पूनिंग मेजर क्यों कहा गया? क्योंकि इसी मीटर में लोग एक दूसरे पर व्यंग लिखते थे।
Thus, the older poets were distinguished as writers of heroic or of lampooning verse. Thus, इस प्रकार the older poets, प्राचीन कवि, were distinguished, वो जाने जाते थे as writers of heroic or of lampooning verse, या तो हीरोइक कविताएं लिखने वाले लेखक या फिर लैम्पूनिंग या व्यंग्यात्मक कविताएं लिखने वाले लेखक या कवि. As in the serious style, Homer is preeminent among poets, for he alone combined dramatic form with excellence of imitation. So he too first laid down the main lines of comedy by dramatizing the ludicrous instead of writing personal satire. As in the serious style, जैसे कि गंभीर प्रकार की कविता में होमर इज प्रीएमिनेंट, होमर मुख्य है, एमंग पोएट्स, कवियों में. गंभीर प्रकार की कविताओं की जब हम बात करते हैं तो भी होमर का मुख्य रूप से नाम लेते हैं. फॉर ही अलोन कंबाइंड ड्रामेटिक फॉर्म विद एक्सीलेंस ऑफ इमिटेशन, क्योंकि उसने ही ड्रामेटिक फॉर्म यानी जो ड्रामा है उसको कंबाइन किया एक्सीलेंस ऑफ इमिटेशन, यानी इमिटेशन के साथ. एक्सीलेंस होती है श्रेष्ठता, तो श्रेष्ठ ड्रामा का आधार उसने ही रखा है. सो ही टू फर्स्ट लेड डाउन द मेन लाइन्स ऑफ कॉमेडी, और उसी ने कॉमेडी का भी आधार रखा है, प्रारंभिक आधारशिला कॉमेडी की भी और ट्रेजेडी की भी होमर ने रखी है. बाय ड्रामेटाइजिंग द ल्यूडिक्रस इंस्टेड ऑफ राइटिंग पर्सनल सटायर, ये होमर ही था जिसने ड्रामेटाइज किया ल्यूडिक्रस को. ल्यूडिक्रस होता है अम्यूजिंग, जो हमारे लिए मनोविनोद के लायक हो, हमारे मनोरंजन के लायक हो, हमें मतलब आनंद प्रदान करे, हमें मनोविनोद प्रदान करे, मनोरंजन प्रदान करे. तो इस प्रकार की उसने कविताएं लिखी इंस्टेड ऑफ राइटिंग पर्सनल सटायर, बजाय इसके कि किसी व्यक्ति विशेष पर व्यंग करे. तो व्यक्ति विशेष पर व्यंग करने की बजाय उसने मनोरंजक चीज़ें लिखी हैं. तो दोनों ही चीज़ों की आधारशिला, दोनों ही तरह के ड्रामा की आधारशिला, चाहे वो ट्रेजेडी हो या कॉमेडी, दोनों की आधारशिला रखी है होमर ने. His Margites bears the same relation to comedy that the Iliad and Odyssey do to tragedy. उसकी मार्जाइट्स, किसकी मार्जाइट्स? होमर की जो रचना है मार्जाइट्स, bears the same relation to comedy, उसका कॉमेडी के साथ वही संबंध है that the Iliad and Odyssey do to tragedy, जो इलियड और ओडिसी का ट्रेजेडी के साथ है. मार्जाइट्स कॉमेडी का आधार है, इलियड एंड ओडिसी ट्रेजेडी का आधार है. बट व्हेन ट्रेजेडी एंड कॉमेडी केम टू लाइट, लेकिन जब ट्रेजेडी और कॉमेडी उत्पन्न हुई, द टू क्लासेस ऑफ पोएट्स स्टिल फॉलोड देयर नेचुरल बेंट. तो वो जो दो प्रकार के कवि थे, ये जो यहाँ पर बताए थे, पोइट्री नाउ डाइवर्स्ड इनटू टू डायरेक्शंस, तो वो जो दो प्रकार के कवि थे, द टू क्लासेस ऑफ पोएट्स स्टिल फॉलोड देयर नेचुरल बेंट, वो फिर भी अपनी प्रकृति के आधार पर ही आगे बढ़े. द लैम्पूनर्स बिकेम राइटर्स ऑफ कॉमेडी, जो यहाँ व्यंग करने वाले कवि थे, जो ट्रिवियल सॉर्ट ऑफ पोइट्स थे, ये एग्जाम्पल दिया था उसने, तो वो क्या बने? कॉमेडी राइटर्स. लैम्पूनर्स यानी व्यंग लिखने वाले कवि कॉमेडी राइटर्स बन गए. एंड द एपिक पोएट्स वर सक्सीडेड बाय ट्रेजेडियंस, और जो एपिक लिखने वाले कवि थे, महाकाव्य लिखने वाले कवि थे, वो बन गए ट्रेजेडियंस. सिंस द ड्रामा वॉज अ लार्जर एंड हायर फॉर्म ऑफ आर्ट, क्योंकि ड्रामा एक विशाल और उच्च कोटि की कला है.
अरिस्टोटल के अनुसार। Whether tragedy has yet perfected its proper types or not, whether कि क्या ट्रेजेडी अभी तक परफेक्ट हुई है या नहीं, प्रॉपर टाइप्स और नॉट, and whether it is to be judged in itself or in relation also to the audience, और इसको जज किया जाना चाहिए, इसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए इन इटसेल्फ, स्वयं ट्रेजेडी का ही मूल्यांकन किया जाना चाहिए, और इन रिलेशन ऑल्सो टू द ऑडियंस, या फिर ये उन ऑडियंस के आधार पर इसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए जिनके लिए ये लिखी गई थी। ट्रेजेडी या कोई भी कला आप ले लीजिए, कोई भी ड्रामा आप ले लीजिए, कोई भी नॉवेल, कोई भी जो रिटन वर्क है वो दो तरीकों से लिखा जा सकता है। एक तो जो कवि है या लेखक है वो अपने अनुसार लिखे, या फिर वो उन ऑडियंस को ध्यान में रखे जिनके लिए वो लिख रहा है। ऐसे ही हमारी फिल्में बनती हैं, वो डिमांड के आधार पर बनती हैं, जैसे ही ऑडियंस की डिमांड होती है उसी तरीके की फिल्में बनती हैं। तो यही ड्रामा में भी होता था एंशिएंट टाइम्स में। तो कुछ तो ड्रामेटिस्ट थे जो अपने अकॉर्डिंग लिखते थे, जो उनको पसंद था वो वैसा लिखते थे, और कुछ ड्रामेटिस्ट ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए, दर्शकों को ध्यान में रखते हुए लिखते थे। तो अब अरिस्टोटल का कहना है कि जब हम जज करें, हम मूल्यांकन करें एक ट्रेजेडी का, तो सिर्फ ट्रेजेडी का मूल्यांकन करें, या फिर इस बात को भी ध्यान में रखें कि वो किस प्रकार के दर्शकों के लिए लिखी गई है। दिस रेजेस अनदर क्वेश्चन, यहाँ एक नया सवाल खड़ा होता है। बी दैट एज इट मे, ट्रेजेडी एज ऑल्सो कॉमेडी वॉज एट फर्स्ट मियर इम्प्रोवाइजेशन। सही बात तो ये है कि ट्रेजेडी और कॉमेडी दोनों ही शुरुआत में इम्प्रोवाइजेशन थी, यानी सोच समझकर नहीं लिखी गई थी। भाई चार लोग इकट्ठे हो गए और मनोरंजन के लिए ड्रामा दिखा दिया, तो वो इम्प्रोवाइजेशन था, सोच समझकर नहीं लिखा गया था। The one originated with the authors of the Dithyramb, the other with those of the Phallic songs, which are still in use in many of our cities. The one का मतलब यहाँ पर ट्रेजेडी। The one originated with the authors of the Dithyramb, तो जो ट्रेजेडी की उत्पत्ति हुई वो उन लेखकों से हुई जो डिथायरम्ब लिखते थे। और डिथायरम्ब पोइट्री आपको बताया था, वो कविताएं जो यूनान के शराब के देवता डियोनिसस को समर्पित थीं। तो जो धार्मिक कविताएं लिखते थे उन्होंने ट्रेजेडीज लिखी, और ट्रेजेडी उसी पोइट्री से उत्पन्न हुई। द अदर विद दोज ऑफ द फैलिक सॉन्ग्स, और जो कॉमेडी उत्पन्न हुई है वो कॉमिक सॉन्ग्स, मनोरंजक गीतों से उत्पन्न हुई है, विच आर स्टिल इन यूज इन मैनी ऑफ आर सिटीज, जो आज भी हमारे कुछ शहरों में गाए जाते हैं। ट्रेजेडी एडवांस्ड बाय स्लो डिग्रीज, ट्रेजेडी धीरे धीरे विकसित होती गई, एडवांस होती गई। ईच न्यू एलिमेंट दैट शोड इटसेल्फ वॉज इन टर्न डेवलप्ड, ईच न्यू एलिमेंट, हर एक नया एलिमेंट, नया तत्व उससे जुड़ता गया, नए नए उसकी अंग विकसित होते गए। दैट शोड इटसेल्फ वॉज इन टर्न डेवलप्ड, धीरे धीरे वो नई नई चीज़ें उसमें जुड़ती गईं और विकसित होती गईं। हैविंग पास थ्रू मैनी चेंजेस, बहुत सारे परिवर्तनों से गुजरते हुए, इट फाउंड इट्स नेचुरल फॉर्म, इसने अपनी प्राकृतिक फॉर्म प्राप्त कर ली। एंड देयर इट स्टॉप्ड, और वहाँ ये रुक गई। ये बात तो अरिस्टोटल कह रहा है कि ट्रेजेडी ने एक फॉर्म प्राप्त कर ली और वहाँ पर ये रुक गई, लेकिन वास्तविकता में यदि हम देखें तो ट्रेजेडी वहाँ नहीं रुकी, बल्कि कहीं नहीं रुकी।
ट्रेजेडी हर दिन एक नया फॉर्म प्राप्त कर रही है, हर दिन कुछ उसमें नया जुड़ रहा है। इसके बाद में आपने शेक्सपियरियन ट्रेजेडी पढ़ी, वो बिल्कुल अलग है। आज जो ट्रेजेडी लिखी जाती हैं वो भी बिल्कुल अलग हैं। तो ये जो कलाएं हैं कभी एक जगह पर नहीं ठहरती, वो हमेशा विकसित होती रहती हैं। तो इस कथन से ज़रूरी नहीं कि हम सहमत हों अरिस्टोटल के से, बल्कि जब आप पूरा पढ़ेंगे इसको तो बहुत सारे कथन अरिस्टोटल के ऐसे होंगे कि उनसे आप सहमत नहीं होंगे। एस्काइलस फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड अ सेकेंड एक्टर। एस्काइलस ये प्राचीन यूनान का एक ट्रेजेडी राइटर था। उसने सबसे पहले सेकेंड एक्टर इंट्रोड्यूस किया। प्राचीन यूनान में जो ड्रामा होता था, स्टेज पर एक ही कलाकार होता था, एक ही एक्टर होता था। वो एक कैरेक्टर का डायलॉग बोलता था और मतलब जिस कैरेक्टर का डायलॉग बोल रहा होता था उसकी ड्रेस पहने होता था, उसका मास्क लगाए होता था। उस डायलॉग को बोलने के बाद वो अंदर जाता था, फिर से अपनी ड्रेस और अपना मास्क चेंज करके आता था, फिर दूसरे कैरेक्टर का डायलॉग बोलता था, वापस अंदर जाता था, फिर चेंज करके आता था। तो एक ही एक्टर सारे कैरेक्टर्स का रोल प्ले करता था। लेकिन एस्काइलस ने फर्स्ट इंट्रोड्यूस अ सेकंड कैरेक्टर। एस्काइलस ने कलाकारों की संख्या कर दी 2, दूसरा एक्टर भी इंट्रोड्यूस कर दिया। ही डिमिनिश्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ द कोरस। तो जो अकेला कलाकार होता था उसको क्या नाम देते थे? कोरस। वही सारे रोल्स प्ले करता था, सारी भूमिकाएं वही निभाता था। लेकिन अब 2 हो गए तो कोरस की इम्पोर्टेंस डिमिनिश माने कम होना, डिमिनिश हो गई। ही डिमिनिश्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ द कोरस। तो उसने कोरस का महत्व कम कर दिया। एंड असाइंड द लीडिंग पार्ट टू द डायलॉग। और उसने डायलॉग को मुख्य भूमिका दे दी, क्योंकि अब 2 लोग हो गए तो डायलॉग आ गया। इससे पहले एक ही व्यक्ति था तो डायलॉग पॉसिबल नहीं था। डायलॉग के लिए कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए। सोफोक्लीज रेज द नंबर ऑफ एक्टर्स टू 3। सोफोक्लीज ने एक्टर्स की संख्या बढ़ाकर 3 कर दी। एंड एडेड सीन पेंटिंग, और उसमें सीन पेंटिंग भी जोड़ दिया, यानी जो स्टेज थी उस पर अब सीनरी भी पेंट की जाने लगी। जिस जगह का दृश्य दिखाया जा रहा है वो जगह का सीन उसमें पेंट कर दिया। Moreover, it was not till late that the short plot was discarded for one of greater compass. और अभी एक नई चीज़ और हुई कि जो शॉर्ट प्लॉट था उसको छोड़कर वन ऑफ ग्रेटर कंपास, बड़े प्लॉट को अपनाया गया। And the grotesque diction of the earlier satiric form for the stately manner of tragedy. And the grotesque diction, grotesque यानी भद्दी वाली जो भाषा थी, डिक्शन माने भाषा, लैंग्वेज, वर्ड्स। तो जो भद्दे शब्द थे उनको छोड़ दिया गया और उनकी जगह क्या यूज़ किया जाने लगा? स्टेटली मैनर ऑफ ट्रेजेडी, ट्रेजेडी की शानदार भाषा प्रयोग की जाने लगी। पुरानी जो भद्दी भाषा थी, अर्लियर सटायरिक फॉर्म, जो व्यंग्यात्मक कविताओं की जो भाषा थी वो तो भद्दी थी, उसको छोड़कर शानदार ट्रेजेडी की भाषा प्रयोग की जाने लगी। द आयम्बिक मेजर देन रिप्लेस द ट्रोकेइक टेट्रामीटर। इससे पहले जो मीटर यूज़ किया जा रहा था ट्रेजेडी में वो ट्रोकेइक टेट्रामीटर था, उसकी जगह अब आयम्बिक मीटर प्रयोग किया जाने लगा। आपने जब शेक्सपियरियन ड्रामा पढ़ा था या फिर अभी एमए प्रीवियस में आपने क्रिस्टोफर मार्लो का डॉक्टर फॉस्टर्स पढ़ा था, उसमें भी आयम्बिक पेंटामीटर था। which was originally employed when the poetry was of the satiric order। और यही आयम्बिक मेजर सैटारिक पोइट्री में पहले यूज़ किया जाता था, व्यंग्यात्मक कविताओं में यूज़ किया जाता था, प्रयोग किया जाता था।
and other greater affinities with dancing and had greater affinities with dancing। तो जो एम्बिक मेजर है वो डांसिंग के करीब है, नृत्य के करीब है, नृत्य के लिए जो गीत गाए जाते थे उनके करीब है। Once dialogue had come in, nature herself discovered the appropriate measure। एक बार जब डायलॉग अस्तित्व में आया तो नेचर ने खुद पहचान लिया कि ट्रेजेडी के लिए कौन सा मेजर, कौन सा मीटर सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। फॉर द आयम्बिक इज ऑफ ऑल मेजर्स द मोस्ट कॉलोकियल। क्योंकि जो आयम्बिक मीटर है वो सारे बाकी के मीटर से हमारी जो बोलचाल की भाषा है, कोलोकियल मीन्स हमारी बोलचाल की भाषा में से सबसे ज़्यादा मिलता जुलता है। आयम्बिक मीटर पता ही नहीं चलता कि हम पोइट्री में बात कर रहे हैं। जब आप शेक्सपियरियन ड्रामा पढ़ते हैं तो आपको पता ही नहीं चलता कि आप पोइट्री पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो हमारी बोलचाल की भाषा के बेहद करीब होता है। We see it in the fact that conversational speech runs into iambic lines more frequently than into any other kind of words। We see, हम खुद देखते हैं it, इस चीज़ को, in the fact, इस तथ्य में, that conversational speech, कि जो हमारी बातचीत की भाषा है वो runs into iambic lines, वो अक्सर आयम्बिक पेंटामीटर की लाइंस में चली जाती है, आयम्बिक लाइंस में चली जाती है, मोर फ्रीक्वेंटली देन इनटू एनी अदर काइंड ऑफ वर्ड्स। किसी और दूसरे मीटर में हमारी बोलचाल की भाषा नहीं जाती, हमारी बोलचाल की भाषा अक्सर आयम्बिक लाइंस में होती है। रेयरली इनटू हेक्सामीटर, मुश्किल से ही कभी ऐसा होता है कि हमारी जो बोलचाल की भाषा है वो हेक्सामीटर में जाए। एंड ओनली व्हेन वी ड्रॉप द कॉलोक्वियल इंटोनेशन, और ऐसा तभी होता है, किसी और मीटर में तभी जा पाती है जब हम कॉलोक्वियल इंटोनेशन को छोड़ देते हैं, वी ड्रॉप कर देते हैं कॉलोक्वियल बोलचाल की इंटोनेशन जो हमारी भाषा है। जब हम बोलचाल की इंटोनेशन वैसे अंदाज होता है, यानी हमारा जो बोलचाल का अंदाज है उसको हमें छोड़ना पड़ेगा किसी और मीटर को डालने के लिए, यानी किसी और मीटर में जब हम बात करेंगे तो वो जो भाषा होगी बोलचाल की नहीं रहेगी, अंदाज बदल जाएगा। द एडिशन टू द नंबर ऑफ एपिसोड्स और एक्ट्स एंड अदर एसेसरीज। एडिशन मीन्स जुड़ना, नंबर ऑफ एपिसोड्स यानी एपिसोड्स कब जुड़े, एक्ट्स कब जुड़े, एंड द अदर एसेसरीज, और जो दूसरी एसेसरीज हैं, ऑफ विच ट्रेडिशन टेल्स, जिनके बारे में ट्रेडिशन हमें बताती है, मस्ट बी टेकन एज ऑलरेडी डिस्क्राइब। तो उनको आप खुद ही समझ लीजिए जैसा कि पहले बताया जा चुका है। फॉर टू डिस्कस दैम इन डिटेल, क्योंकि उनको डिटेल में डिस्कस करना वुड डाउटलेस बी अ लार्ज अंडरटेकिंग, बहुत मुश्किल होगा, बहुत वाइड डिस्कशन हो जाएगा, तो इतना डिस्कशन करने का अरिस्टोटल के पास समय नहीं है, तो वो कहता है कि और बाकी चीज़ें हम डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पर ये 4th चैप्टर समाप्त होता है। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।